हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रेखिक समीकरण। इस टॉपिक से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, तो आज हम इस लीनियर इक्वेशन को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 से 11 क्वेश्चन मैंने इसके लिए हैं। जल्दी से आपका टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी ईजी है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको समझने हैं और उसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन आपको करते हुए चले जाने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, एक चर और दो चर वाली रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक चर वाली रेखिक समीकरण अगर मैं आपसे बोलूँ, तो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा ax प्लस बी बराबर 0। देखो, ये जो यहाँ पर a और b होते हैं, ये आपके होते हैं कांस्टेंट, नियत। और जो ये आपका x होता है, x आ गया, y आ गया, z आ गया, ठीक है, ये कुछ भी आते हैं, तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब इनकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो सकती है, इसी को हिंदी में कहते हैं चर। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है, ये जो चर है, इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर 1 होने की वजह से इस पूरी समीकरण को क्या कहा जाएगा, रेखिक समीकरण। और इसमें सिर्फ एक ही चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक चर वाली रेखिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब जैसे ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो देखो, ए भी इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट, बी भी इसमें कांस्टेंट हो गया और सी भी इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं, एक तो एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है और एक आपको वाई वेरिएबल दिखाई दे रहा है। और इन वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये एक चर वाली रेखिक समीकरण होगी, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, 2 चर वाली रेखिक समीकरण। बस एक चर और 2 चर वाली रेखिक समीकरण का इतना सा मतलब है। 2 चर दिखाई दे रहे हैं तो 2 चर वाली समीकरण, एक चर दिखाई दे रहा है तो एक चर। इनकी पावर कितनी है, 1। तो ये एक चर और 2 चर वाली रेखिक समीकरण हो गई। यहीं पर इनकी पावर अगर 2 होती तो ये द्विघात समीकरण बन जाती है, जैसे कि आपने पढ़ रखा है द्विघात समीकरण, क्योंकि जिसकी पावर 2 होती है जिस वेरिएबल की, दैट्स कॉल्ड द्विघात समीकरण। यहाँ पर पावर 1 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो 3 कंडीशन मैं कह रहा हूँ, 3 कंडीशन क्या क्या इसमें बनेंगी, तो पहले आप देख लो। 2 रेखिक समीकरण हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे पहली इक्वेशन लिया मैंने, a1x प्लस b1y और सॉरी प्लस c1 और इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन और लेते हैं, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। जिसको बेसिक आता हो थोड़ा सा यहाँ पर, वो वीडियो की स्पीड को ना तेज़ करके भी देख सकता है। 1.5 पर स्पीड कर लेना, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। जिसको नहीं आता वो थोड़ा समझ लें, बस 5 मिनट का काम है, फिर सीधा क्वेश्चन पर ही चलेंगे। अभी 2 इक्वेशन ले लिया आपने। अब कंडीशन क्या बनेगी, देखो पहली कंडीशन बनती है कि जब ये दोनों रेखिक समीकरण, ठीक है, ये लो, ये रेखिक समीकरण 1, ये रेखिक समीकरण 2, इन दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। क्या कर दिया, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। तो जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन। जब भी दोनों इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिर्फ क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक हल हिंदी में। और एक और आपने देखा होगा इसको लिखा हुआ, ये जो बड़ा फेमस होता है, इसमें लिखा हुआ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो बस ध्यान रखना, कंडीशन देगा आपको ये कि जब भी 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन होगा क्या, कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बस ये आपको ध्यान रखना है
कि जब भी दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। चलो जी, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में होगा क्या कि जब भी दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो जब भी दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है हमारा नो सॉल्यूशन, यानी कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो लिख लेना कि कोई हल नहीं होगा। इस स्टेटमेंट भी पूछ सकता है डायरेक्टली, तो ये ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं होगा। अब इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, सबसे ज़्यादा समांतर भी पूछे जाते हैं, और नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो कहीं पर अगर ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई आ गई ना सीधा सीधा, और आपसे पहचानने के लिए कहे कि जो स्टेटमेंट है किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो जहाँ पर भी ये कंडीशन लिखी हुई है तो बता देना कि दोनों रेखा एक दूसरे की क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी, समांतर रही होंगी। ठीक है, तो जब दोनों रेखा आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी और देख लेते हैं, यहीं लिखे हैं, आगे लिख लें, क्वेश्चन आगे तो चलो यहीं पर ही बढ़ा लेते हैं, ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ लोग। तीसरी कंडीशन, अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो वो होती है संपाती, यानी कि जब दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे पेन से खींच लेते हैं लाइन समझाने के लिए, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, इसी के ऊपर संपाती मतलब एक के ऊपर एक। तो जब दो रेखा एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर लिख लेना संपाती, ठीक है। जब दोनों रेखा एक दूसरे की क्या होती हैं, संपाती होती हैं, तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, अनंत सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख लेना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अनंत हल, ठीक है। जब संपाती होती हैं तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। और इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2। संपाती वाली कंडीशन में ये तीनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, संपाती, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन यानी कि वन सोल्यूशन, एक हल होता है, उसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। और इसमें A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। बस इन तीन कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद रखना। अब इसी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, फटाफट 5-10 मिनट का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मतलब 5-10 मिनट में हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन तो देखते हैं जी। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दो रेखाएं जिनके समीकरण ये दे रखे हैं और वे क्या है आपस में समांतर, तो के का मान ज्ञात करना है। अब पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना है, सारी वैल्यू ना एक तरफ ही होनी चाहिए आपकी। जैसे 2y इक्वल टू 3x + 5 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे 3x, और ये 2y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, kx माइनस के 4y और प्लस के 11 इक्वल्स टू 0। हम देखो बोल देना यहाँ पर कि क्या है आपस में, वे समांतर हैं। और समांतर के लिए भी क्या बताया कि समांतर के लिए नो सॉल्यूशन, कोई भी हल आपका नहीं होगा। और उस कंडीशन को कैसे लिखा था, A1/A2 देख लो इधर मेरा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। बस इसी का यूज कर देंगे। हमें के की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर दो वैल्यू को लिख लेंगे और उसके बाद सारी वैल्यू लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे A1 कितना है, पहली इक्वेशन की x के साथ जो आ रहा है वो A1 यानी कि 3, दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो आ रहा है वो A2 यानी कि k इक्वल्स टू y के साथ जो आता है वो b
यानी कि पहली इक्वेशन में कितना है -2 और दूसरी इक्वेशन में कितना है -4। के आ गया तो बराबर सी की वाली वैल्यू को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माइनस से माइनस और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इन कंडीशन को देखना क्या कंडीशन बोली उसके हिसाब से लगाते चलना है क्वेश्चन को। सेकंड देखो, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और परस्पर क्या है समांतर है तो के का मान। अब 9 को इधर ले जाओ तो रहेगा आपका x + 2y। ये बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो जब थोड़ा सा कर लोगे ना तो डायरेक्टली भी कर लोगे आप इनको। तो kx + 4y और माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा और बराबर 0। समांतर है फिर से, समांतर कंडीशन हमको पता है कि यहाँ पर x के साथ कितना है 1, तो ये 1 अपॉन यहाँ पर कितना है k, तो a1/a2 = b1/b2। तो 2 दूनी 4 और 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। पहली इक्वेशन, ये सब देखो बराबर 0 लिखा हुआ है, इसमें बराबर 0 लिखा हुआ है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये देख लो क्या है एक दूसरे के समांतर, समांतर वाली कंडीशन लगा दो। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, यहाँ पर x के साथ है k-1, तो a1 हो गया हमारे पास k-1। a2 देखो यहाँ पर x के साथ कितना है, ये पूरा ब्रैकेट 2 - k, तो अपॉन 2 - k बराबर a1/a2 का b1/b2। देखो यहाँ पर y के साथ कितना है 1 और दूसरे वाली कंडीशन में y के साथ कितना है -3। ठीक है, x के साथ a1 होता है, y के साथ b होता है। पहली इक्वेशन में वो a1 कहलाएगा, दूसरी इक्वेशन में a2 कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो जी माइनस सीन की इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस सीन की के में करेंगे -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा 2 - k, माइनस का 3 के इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 3 के में से 1 के माइनस करोगे 2 के और 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये रहेगा 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यही आंसर है ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें क्या है दो समीकरण है और दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो प्रतिच्छेद यानी कि पहले वाली कंडीशन, और जब प्रतिच्छेद करती हैं समझा था ना प्रतिच्छेद। देखो एक मिनट, हाँ प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद में क्या हो जाता है a1/a2 ≠ b1/b2। ये देखो कितना है, पहली इक्वेशन में x के साथ कितना है 5, तो ये 5। दूसरी इक्वेशन में x के साथ कितना है 2, तो यहाँ पर जाएगा ≠ का साइन। b1 कितना है पहली इक्वेशन में 20, b2 कितना है यहाँ पर है k, तो बस तो 5 से कट जाएगा 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, और बीच में भी साइन ये आएगा ≠ तो k ≠ 8, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, के किस मान के लिए समीकरण के दिए गए समूह का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है किस में होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। चलो जी बस लगा दो यहाँ पर कंडीशन। तो पहली इक्वेशन है लिख लेते हैं, चलो 5x + 3y माइनस का 3 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 12x + ky माइनस के 6 बराबर 0। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो a1/a2 यानी कि 5/12 = b1/b2 3/k। के बारे में पूछना चाह रहा है वो, तो कितना हो जाएगा के की वैल्यू भाई 12 × 36 और 5 आ जाएगा अपॉन में 36/5, ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समीकरण दे रखे हैं दोनों अनंतल है। अनंतल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सबसे लास्ट वाली कंडीशन चली गई। ठीक है, चलो पहले दोनों कंडीशन को लिख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। kx + 3y इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूँ अभी।
और जब k-3 इधर आएगा निकल के तो माइनस का k और प्लस का 3, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलो अभी इसको ऐसे लिख कर रहने दो, बराबर 0। इसको देखेंगे तो ये कंडीशन क्या है, 12x प्लस ky और माइनस का k बराबर 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। अनंत हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उससे लास्ट वाली कंडीशन चली गई, तो a1/a2 तो k/12 इक्वल्स टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है k। तो यहाँ पर आ गया k² बराबर 36, तो k की वैल्यू आ गई, जब स्क्वायर करके रूट करेंगे तो आ जाएगा ±6, क्योंकि जब स्क्वायर हटा के रूट करेंगे द्विघात समीकरण बन गई है। तो दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस के 6 और एक माइनस के 6। अब देखो ऑप्शन में +-6 भी दे रखा है, प्लस का 6 भी दे रखा है और माइनस का 6 भी दे रखा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, आधे लोग इस बात को यहाँ पर क्या लिखेंगे, k बराबर, जब इसको ऐसे लिखेंगे √36, तो सिर्फ k की वैल्यू 6 लगा करके आ जाएंगे। जल्दबाजी में आंसर कोई 6 मारेगा, कोई ±6 मारेगा। ठीक है, लेकिन जो कायदे का रूल है, जब हम रूट करते हैं किसी भी समीकरण का, दो वैल्यू निकल के आती हैं प्लस माइनस के साथ। तो ये किसका कितना आ गया, +-6 आ गया। और जब +-6 आ गया तो यहाँ पर अब k की वैल्यू को ना आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे देखो। अब हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस के 6 और एक माइनस के 6, तो दोनों को सेटिस्फाई कर लो। तो अगर मैं k की वैल्यू प्लस के 6 रखता हूँ, क्योंकि इसने बोला ना कि अनंत हल है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब k बराबर 6 रखेंगे पहली इक्वेशन में, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 6x प्लस के 3y और माइनस के 6 प्लस के 3, कितना बचेगा, -3 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन में रखो 12x प्लस के 6y और माइनस के 6 बराबर 0। अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखो ज़रा बराबर है या नहीं, तो 6/12 बराबर 3/6 और बराबर माइनस के 3/-6। तो माइनस है माइनस, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि तीनों 1/2 और 1/2। तो k बराबर प्लस के 6 रखने पर तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब एक बार माइनस के 6 रखे और देख लो, तो जब माइनस के रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, -6x प्लस के 3y प्लस के 6 प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 9। के की जब माइनस के 6 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 प्लस के 3 प्लस के 9। दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस के 6y और प्लस के 6 बराबर 0। अब रखते हैं जरा, तो माइनस के 6/12 3/-6 और बराबर 9/6। तो 6 दूनी 12, माइनस के 1/2, 3 दूनी 6, माइनस के 1/2 और 3 3 9, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ रहा है, माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2 और बराबर 3/2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर आ रहे हैं और ये इसके बराबर नहीं आ रहा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए तीनों रेशो आपस में क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे, लेकिन माइनस के 6 रखने पर यहाँ पर इसको सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ k बराबर प्लस के 6 रखने पर ही ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका +-6 ना होकर के सिर्फ कितना होगा, प्लस के 6। अगर ये माइनस पे भी रेशो आपस में क्या रहते, बराबर आ जाते, प्लस बता ही रहते, तो इसका आंसर हो जाता है +-6। लेकिन माइनस पर नहीं आए, तो इसका फाइनली आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, सिर्फ प्लस के 6 बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि दो समीकरण दे रखकर आपको बताना है कैसे समीकरण है। चलो जी चेक कर लेते हैं। तो ये a1/a2 यानी कि 3, a2 कितना है 9 बराबर b1 कितना है माइनस के 7 और ये कितना है -21 बराबर
C1 कितना है 9 और C2 कितना है 27। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो देखें तो 3 से 3 बार यानी कि 1/3, इस हाथ से 3 बार, 7 या 21 और 9 या 27, यानी कि तीनों ही रेशो आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब तीनों रेशो आपस में बराबर होते हैं तो कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। अभी तो बताया था समपाती जब होती हैं दो रेखाएं तो तीनों रेशो आपस में क्या आते हैं, ये बराबर आते हैं। ये तीनों रेशो आपस में बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कैसी रेखा होंगी, ये दोनों ये समपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको ये बताना है, चेक कर लो भाई। पहले सही से लिख लो कंडीशन को कि x - 2y माइनस के साथ बराबर 0, और इसको लिख लेंगे। अब ये 2x माइनस के इसको ले जाओ तो 2x माइनस के 4y और प्लस के 13 बराबर 0। तो अगर आप देखें तो 1/2 माइनस के 2 माइनस के 4 और इक्वल्स टू माइनस के 7/13। तो माइनस से माइनस, तो ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2। दोनों बराबर हैं लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू माइनस के 7/13। दो आपस में बराबर हैं और एक के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, समांतर रेखा की। कि समांतर रेखा में दो रेशो आपस में बराबर होते हैं और तीसरा इनके बराबर नहीं होता। ठीक है, सब शुरू में लिखवा दिया था, चेक कर लेना। चलिए आसान से क्वेश्चन आइए, समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे हो रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल है कि दो रेखा जब एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो आपको क्या बताना है, के का मान बताना है। देखो जब दो रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पर ना स्लोप का काम होता है, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। बट थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप समझ लें कि जब भी दो लाइन यानी कि दो रेखा एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो इनकी जो स्लोप होती है, ठीक है, यानी कि प्रवणता कहते हैं इसको, स्लोप होती है, उसको m से डिनोट करते हैं। तो दो रेखाएं, तो पहली की m1 और दूसरे की m2। तो जब भी दो रेखा एक दूसरे के लंब होती हैं तो उनकी स्लोप, उनकी प्रवणता का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। ठीक है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे की होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इनकी जो प्रवणता होती है यानी कि m1 इक्वल्स टू m2। तो दोनों की स्लोप जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर, और लंब होने पर दोनों के प्रवणता का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप यानी कि m, तो इसके लिए ध्यान रखना -x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, और अपॉन y का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। ये तरीका होता है स्लोप निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, प्रोडक्ट, यानी कि जब लंबवत होते हैं दोनों रेखा एक दूसरे के, तो दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के। तो बस दोनों की स्लोप निकाल दो। पहले वाली इक्वेशन की अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होता है, -x का गुणांक यानी कि -2/y का गुणांक कितना है 3, इंटू दूसरे वाली इक्वेशन में स्लोप निकालेंगे तो -x का गुणांक कितना हो जाएगा 27, और y का गुणांक कितना हो जाएगा k, और बराबर किसके, -1। तो 3 से कितने बार कट जाएगा, 3 × 27 और माइनस माइनस प्लस, तो 9 दूनी 18/k इक्वल्स टू -1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -18। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो जब स्लोप यानी कि रेखा एक दूसरे के लंबवत होती हैं, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 ही ध्यान रखना दोनों कंडीशन। चलिए, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये भी देख लो। चलो ये सब कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आगे 2-4। ये लो जी, ये कोई रेखा है ax + by + के c = 0, और ये कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा, और इससे इस रेखा पर लंब डाला गया है। तो इसकी लंबाई बतानी है, इस लंब की लंबाई। तो जब ये लंबाई बतानी हो, लंब की लंबाई बराबर ये होता है आपका αx + βy + के c/√,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ना मोड होता है। एक तो किसी बंदे से डाले गए लंब की लंबाई ये पूछेगा, और जब दो रेखा समांतर होती हैं तो उसकी लंबाई पूछी जाती है, वही बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, 4 और 1, तो 4 और 1, बस अब यहाँ पर रख दो, ये इसको ए और बी मान। चलो चलो जी वैल्यू पुट कर दो। बस यहाँ पर ये एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू पुट करते चले जाओ जो भी आपको दे रखी है। तो इक्वेशन में क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। तो चलो जी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, पहला पॉइंट कितना है 4, माइनस के 4 गुना 1 और प्लस के 12 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर क्या लग जाएगा मोड। तो कितना हो गया, 4 तिया 12 और 12 24, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 12 12 24, और 24 में से 4 गए कितना बचा 20, और नीचे आ जाएगा 9 प्लस वाला 25, 25 का रूट 5, तो 5 चौक 20 यानी कि 4, तो 40 का आंसर। मतलब कुछ नहीं करना, जो भी ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ये एक्स और वाई की जगह आप पुट कर दो, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी इक्वेशन में एक्स के साथ जो है वो ए है और वाई के साथ जो है वो बी है। इतना सा करना है, एक्स और वाई की जगह पॉइंट रखो, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे दोनों का रूट कर दो, वही आंसर। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन है कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं ना उनकी बीच की दूरी, यानी कि दो समांतर रेखाएं और उनके बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो समांतर रेखा की पहचान ये हो जाएगी, ये देखो यहाँ पर 3x प्लस 4y लिख रहा है, तो इधर भी 3x प्लस 4y होगा, ये 14 नहीं है 4y है, ठीक है। तो समांतर रेखा की ये पहचान है कि दोनों x और y की जो वैल्यू रहेंगी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो जब भी आपको दूरी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, C1 माइनस C2 मोड के साथ, और अपॉन में हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस पुट कर दो। C1 कितना है यहाँ पर 14, C2 कितना है 4, तो 14 माइनस 4 कितना बचा 10, और नीचे कितना आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे आज के 11 क्वेश्चन। आई होप समझ में आए होंगे कैसे कैसे करना है। बस जो पहला पॉइंट बताया इसको ध्यान रखना, इसके हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक लीनियर इक्वेशन का, अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन कभी कभी इसमें पूछ लेता है, फिर एक नंबर ये देखा जाएगा आपको, ठीक है। समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कर करके रिपीट करके देख लेना, जिसको आता है वो थोड़ा स्पीड तेज करके वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो यार, अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है।